नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मीटिंग में 23 फुल एजेंडे रखे गए। 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे गए हैं। 1000 करोड़ की सरकारी खरीद के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कर रहे थे, वो अब खत्म हो चुकी है। और उन्होंने बैठक के बाद बताया कि कई अहम मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मीटिंग में 23 फुल एजेंडे रखे गए। 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे गए हैं। 1000 करोड़ की सरकारी खरीद की बात कही गई। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुखिया मनोहर लाल कर रहे थे और उन्होंने खुद बताया कि इस बैठक में 23 एजेंडों पर बात हुई। 23 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए और इसी के साथ अगली बैठक के लिए भी कुछ एजेंडे रखे गए हैं। 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे हुए हैं। 1000 करोड़ की सरकारी खरीद को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद बोले मनोहर लाल, मीटिंग में 23 कुल एजेंडे रखे गए। 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे गए हैं। 1000 करोड़ की सरकारी खरीद की बात कही गई। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक के अंदर लगभग 23 एजेंडे जो थे वो रखे गए थे, जिनमें से 4 से 5 एजेंडों को अगली मीटिंग के लिए रखा गया है। बाकी सभी एजेंडों को जो है वो टेक ओवर किया गया था। इस बैठक के अंदर लगभग 1000 करोड़ की परचेजिंग को जो है वो मंजूरी मिली है, जिसके तहत जो है अगर हम बात करें पुलिस विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, इन तमाम विभागों को जो है वो परचेजिंग के लिए जो है वो मंजूरी दी गई है। इस पे खास तौर पे पुलिस को जो है 220 स्कॉर्पियो गाड़ियां जो है उसकी मंजूरी मिली है। तो दूसरी ओर अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अंदर प्लेवे के लिए बच्चों के लिए, प्लेवे में बच्चों के लिए टेबल चेयर्स वगैरह इन तमाम चीजों के लिए जो टेंडर्स है उनकी अनुमति दी गई है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक के खत्म होने के बाद ये भी बताया कि अगली मीटिंग के लिए 4 से 5 एजेंडे रखे गए हैं। क्या कुछ वो एजेंडे रह सकते हैं रवि? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के अंदर जो है वो लगभग सारे एजेंडास को जो है कवर करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए ये मैराथन मीटिंग जो है सवेरे 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये लगातार जारी रही। इस मीटिंग के अंदर लगभग जो है अगर बता दें 19 एजेंडे जो है वो पारित किए गए थे और 4 या 5 एजेंडे जो है उनको अगली मीटिंग के लिए जो है उसमें चर्चा की जाएगी और उन एजेंडों को मंजूरी मिल चुकी है। ये एजेंडे जो है खास तौर पर इन एजेंडों की अगर बात की जाए तो ये एजेंडे इरिगेशन विभाग से जुड़े हुए एजेंडे हैं, ताकि जो इरिगेशन विभाग की परचेजिंग है उसकी जो है सुचारू रूप से परचेजिंग हो सके। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने बताया कि इस बैठक में 23 एजेंडे रखे गए और 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे गए हैं। 1000 करोड़ की सरकारी खरीद की गई है, उन्होंने ये भी बताया। और साथ ही साथ काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, क्योंकि 23 कुल एजेंडे रहे इस बैठक के। और अगली बैठक को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 4 से 5 एजेंडे अगली बैठक के लिए रखे गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो चल रही थी
वो अब खत्म हो चुके। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल कर रहे थे और इस बैठक के खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस बैठक के कुल 23 एजेंडे रहे और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगली मीटिंग के लिए 4 से 5 एजेंडे रखे गए हैं और इसी के साथ 1000 करोड़ की सरकारी खरीद की गई है। उन्होंने ये भी बताया और बताया कि किस तरीके से कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। कई अहम मुद्दे, प्रदेश के कई समस्याएं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, सुझाव अधिकारियों के लिए गए। चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आपको बता दें कि मनदीप नथवान अपनी मांगों को लेकर 20 प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसान हितैषी योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं मिल पा रहा है। अभी तक मुआवजे की राशि, सोलर पंप योजना आदि सभी सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में 2 किसान भी शामिल होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने मनदीप नथवान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान आज अपने साथियों के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलने पहुंचे। इनकी कुछ मांगे थी, किन मांगों पर सहमति बनी, किन मांगों पर सहमति नहीं बनी, क्या कुछ मांगे थी सर आपकी? सर जैसे अभी जो मुआवजे का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में 17,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा का ऐलान हुआ है, मगर हरियाणा की जो सरकार है वो कम मुआवजा दे रही है और मुआवजा पूरा भी नहीं दिया जा रहा और जो असल में जिनको मुआवजे की जरूरत थी उनमें भी घपलेबाजी है। पटवारियों ने जिन्होंने पैसा दे दिया उनकी गिरदावरी कर दी, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका मुआवजा कम दर्शाया, ये इशू था। और बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही थी और जो आईडी बनाई जा रही है, फैमिली आईडी बनाई जा रही है, उसमें इनकम भरी जा रही है, उसके आधार पे काफी बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट गई है। नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग थी, ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। ट्यूबवेल कनेक्शनों के 80,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, लाखों रुपये किसान ने सरकार को दे रखे हैं। अभी सरकार टालमटाल कर रही है। हमने करनाल के अंदर ये आंदोलन की शुरुआत की थी, 2 दिन धरना था, उसके बाद उन्होंने कहा था हम सरकार से आपकी बातचीत कराएंगे। उसी के तहत एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के किसानों का मंत्री से मिला है और मंत्री साहब ने ये कहा भी हम जल्द मुआवजा भी दिलाएंगे और ये जो मांग थी 17,000 रुपए वाली, वो बोले ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कैबिनेट सरकार में ये आपका मुद्दा उठाऊंगा, पंजाब से कम बना दिया जाए, ये उन्होंने अंदर से आश्वासन दिया। और आज जो 361 करोड़ है, 11 लाख रुपए की जो राशि थी वो आज रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया भी जल्द किसानों के खाते में जो जाएगी, मगर किसानों को अभी तक कुछ मिल नहीं रहा। और 2019 और 20 का जो बीमा क्लेम की राशि है वो भी नहीं दी जा रही और 2020 के अंदर हिसार के अंदर सरकार ने कुछ मुआवजे का ऐलान कर रखा था, वो भी बीच में अटका पड़ा है। ये तमाम मुद्दों पे आज घंटा 1.5 घंटा बातचीत हुई है। सरकार ने अभी मंत्री साहब ने आश्वासन तो हमें दिए, देखो इस आश्वासन पे कितना खरे उतरते हम एक बार यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि कृषि मंत्री है। और यदि इन मांगों को हल सरकार ने ना किया तो फिर हमें आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं जो इन्होंने हमारे से वायदा किया वो जल्दी ये पूरा करेंगे। यदि पूरा ना किया तो मजबूरन फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सर ये बताएं कि सरकार द्वारा जो है 550 करोड़ रुपए की जो राशि है वो गिरदावरी, जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनको देने की बात कही थी। साथ ही जिस तरीके से सोलर पंप की बात करें वो लगवाने की बात कही थी। जगमग योजना के तहत बहुत सारी बातें की जा रही थी कि 24 घंटे बिजली रहेगी। क्या कुछ जो समस्याएं हैं वहाँ गाँव में फेस करने को मिल रही है? देखिए सरकार के दफ्तर में जो बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं, जो धरातल पे बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं। और घपलेबाजी हर जगह भ्रष्टाचार है, पटवारी पैसा लेता है, रिश्वत देता है, मर्जी से गिरदावरी करता है। जो सोलर वाली बात है, जिनको जरूरत है उनको मिलती नहीं है। जो सरकार के नजदीक आदमी है जिनकी चलती है, जो पावरफुल आदमी है वो अपने ले जाते हैं, आम किसान वंचित है। और दफ्तर और धरातल में बहुत अंतर है। ये बातें हमें कृषि मंत्री से की है, वो कह रहे हैं हम इसको ठीक करेंगे, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं वो इस बात पे कितना खरा उतरते हैं। तो कब तक का आश्वासन है, कब तक ठीक होने की बात कही है कि या फिर किसी और से बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर, या फिर अपने स्तर पर जो है आश्वासन के तहत जो इन तमाम कार्रवाइयों को सही तरीके से बिठाएंगे ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को खासतौर पर परेशानियों का सामना न करना पड़े? उन्होंने कहा जिला स्तर पर हम कमेटियां बना रहे हैं, उसमें 2 किसान प्रतिनिधि भी शामिल करेंगे।
और उसका मौके पे निपटारा करने का प्रयास करेंगे। और 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा है जो बीमे ये क्लेम वाली राशि है, जो पिछले केस है उनको हम रिलीज करवाएंगे। और कुछ कोर्ट में गए हुए केस हैं वो थोड़ा देर लगेगी। 2 सप्ताह पानी वाली मांग है, उसको उन्होंने कहा अभी अब उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं जून जुलाई तक उसको पानी देंगे। अभी तक ये बातें मतलब सामने निकल के आई। अब इस पे कितने खरे उतरते हैं वो बाद की बात है। तो ये थे हमारे साथ पगड़ी संभाल चट्टा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं धरातल पर, जिसको लेकर आज वो कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी ये समस्याएं जो है उनका निपटारा किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर किसानों को मिलाकर जो है एक प्रतिनिधि कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम मुद्दों पर जो है सरकार के साथ साथ जो है बातचीत करेगी, और ताकि इन तमाम मुद्दों का जो है वो हल जल्द से जल्द निकल सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने प्रदर्शन करने के बाद धरना दिया। उन्होंने कहा कि पटवारियों को रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े में शामिल करके गलत किया। पटवारी का रजिस्ट्री के मामले में कोई काम नहीं होता है, ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही एक्शन लेना चाहिए। एसोसिएशन के जिला प्रधान कश्मीर सिंह कानूनगो ने कहा कि हमारी बात को प्रदेश सरकार द्वारा पहुंचाने का काम करें। इसमें प्रदेश के 176 पटवारियों को लामबंद किया गया है। अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। जानकारी मिली कि भूमि को नेचर बदला गया है और पर ऐसा नहीं है। चैप्टर 9 के तहत हर 6 महीने में पटवारी द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी की जाती है और हर किला नंबर को गिरदावरी करते हैं। साथ ही लिखते हैं कि कहां पर गेहूं है और कहां सरसों है, कहां पर ट्यूबवेल है, कोठा और बना हुआ है। इसी तरह दूसरे सीजन में धान और बात नेचर ऑफ लैंड बदलने की बात की गई है। इसमें किसी को भी हमें तो नहीं लगता कि हमें शामिल किया गया है। हमें तो ये लगता है कि हम 6 महीने में जो है अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसमें जो है गिरदावरी की जाती है और जो भी मौका पर स्थिति पाई जाती है उसमें उसका इंदराज किया जाता है। उसके बाद जो है आला अधिकारी आला कर्मचारियों की जो है द्वारा जो है इसकी पड़ताल भी की जाती है। और इसके अलावा जो है जमींदार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खुद स्वयं पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैंने इसमें क्या बोया हुआ है। इसके अलावा जो है हेरसेक द्वारा जो है सरकार द्वारा इसकी जांच भी करवाई जाती है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अलग से कृषि विभाग को भी कार्य दिया गया है गिरदावरी के उसमें कि ताकि गिरदावरी सही। चलिए फिलहाल कालका से समालका में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक मेरे सहयोगी अमित के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं रादौर से कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी। बिशन लाल सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बिशन लाल सैनी जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज जी। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद धन्यवाद। बिशन लाल सैनी जी, क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत में 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर ही करूंगा। सर, कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप कांग्रेस की इन चुनावों में? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज पूरी ठीक नहीं आ रही जी। चलिए इसको दुरुस्त कराते हैं। अब सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, थोड़ी ठीक करो आवाज जी। बिशन लाल सैनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, चुनावी सीजन चल रहा है सर, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं सर और यूपीएससी की शुरुआत हो चुकी है कल। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति किस तरीके देख पा रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस इन 5 राज्यों में से कितने राज्यों में सरकार बनाने जा रही है सर? क्या भरोसा है आपका? देखिए, मेरे को पूरा भरोसा है जी। तो पंजाब में हमारी सरकार रिपीट करेगी दोबारा और उत्तरांचल में आएंगे हम। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारी स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि सरकार बनवाने वाले बन जाएं। और तीसरा बात यह है कि जो 2 राज्य और बच गए हैं जी, उनमें भी कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी से लोग नाराज हैं जी। लेकिन बिशन लाल सैनी जी, कहा तो यह भी जा रहा है कि पंजाब में आप रिपीट कर पाएंगे, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है वहां पर आपको। नहीं, उसमें जो सर्वे अब तक सामने आया उसमें तो यही देखने को मिल रहा है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है,
लेकिन आम आदमी पार्टी आप ये देख लेना कि दूसरे नंबर पर रहेगी, 1 नंबर पर कांग्रेस रहेगी। देखिए, सरकार वहां इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें विशाल लाल सैनी जी, तो इन 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब में आपकी सरकार है, बाकी कहीं भी आपकी सरकार नहीं है सर। एक पंजाब के अलावा जहां पर आप रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फिर से आपकी सरकार वापसी करेगी, पंजाब के अलावा उत्तराखंड से भी आप लग रहा है कि एक मौका आपको हो सकता है वहां की जनता दे दे, क्योंकि जबरदस्त टक्कर कही जा रही है। आपको लग रहा है कि मौका मिलेगा? आपको उम्मीद है? आपको 100% मिलेगा। लोगों ने मन बना लिया है और लोग कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी लोगों ने देख लिया है जी। एक जो लोगों को विश्वास था कि ये मोदी जी आए हैं, कुछ करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सब लोगों ने देख लिया। इसलिए हमें विश्वास है पूरा जी कि उत्तरांचल में भी हमारी सरकार बनेगी। विशाल लाल सैनी जी, क्या आपकी भी कहीं कोई ड्यूटी लगाई गई है इन 5 राज्यों में किसी भी जगह? हाँ, मेरे को उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया था और एक तो मेरे पास सहारनपुर प्रॉपर था, दूसरा थाना भवन था, वहां का मैं ऑब्जर्वर था जी, और वहाँ अच्छी फाइट में दोनों जगह। इसके बाद अब मेरी ड्यूटी अब पंजाब में लगाई गई है दीपेंद्र जी के साथ, तो अब मैं पंजाब में जाऊंगा जी और वहां पर मेहनत करेंगे। तो ऐसा ऊपर से जैसा भी आदेश आया है वैसा हम पालना करेंगे। तो यूपी में आप बता रहे हैं कि आप कई विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उसके समर्थन में आपने लोगों से वोट की अपील भी की है। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस के जनाधार में कुछ बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिल रही है क्या आपको? देखिए, ऐसे है कि उत्तर प्रदेश आपने जो नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए है विशाल लाल सैनी जी, जो आपके राजनीतिक विरोधी वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपना पिछला जो आंकड़ा है उसको भी छू जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो 7 का आंकड़ा था, जो 7 विधायक आपके जीत कर आए थे यूपी में। देखो, लोग तो कुछ भी कहते हैं, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 300 पार कर जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब तक 10 तारीख की वेट करो, 10 तारीख को ही पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। लोग अब पहले बड़े लोग नहीं रहे, अब सब समझदार हैं जी, सारा कुछ देखते हैं, कहीं चीजें देखते हैं, पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ मेरा, इन 5 राज्यों में से कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी? आपको पूरी उम्मीद है? आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही दे रही है कि भाई यहाँ तो हम सरकार बना ही लेंगे? देखो, मैं अपनी अगर सच्चाई से कहूँ जी, तो उत्तरांचल और पंजाब, इनमें दोनों में तो हम पक्का हैं जी। बाकी गोवा के अंदर जो है मैं नहीं गया और ना ही मैं मणिपुर गया हूँ, ना ही उधर गया हूँ, लेकिन यहाँ तो पक्का है। जो पंजाब में जो था ना, पहले जो जोर था जी, लोग परिवर्तन की आवाज उठाते थे कि भाई आम आदमी पार्टी का जोर है, लेकिन चन्नी को जिस दिन से डबल उनको लड़ाया गया, 2 जगह से लड़ाया गया, तो लोग समझ गए थे कि आने वाला मुख्यमंत्री जी जो है चन्नी रहेगा, और लोग चन्नी की सादगी को पसंद कर रहे हैं। और फिर वहां पर देखो, सब जगह इलेक्शन कोई भी हो, एक जातीय समीकरण तो बनता ही बनता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और 35% जो है वहां पर जो शेड्यूल कास्ट वोट हैं, उनको ऐसा लगा है पहली बार कि भी हमारा आदमी भी मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा, तो इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद है और लोग वोट पाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशाल लाल सैनी जी, हम तो चाहते हैं जो उम्मीद आप कर रहे हैं कि भाई आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें, जो उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी जो मेहनत कर रही है वो मेहनत आपकी रंग लाए। ठीक है, मैं अब हरियाणा से जुड़े कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं सर, और मैं आप ही के हल्के की बात करना चाहूंगा। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सर, जी बिल्कुल करिए। उसके बारे में सर अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जल भराव की एक समस्या बहुत ज्यादा रहती है बारिश के दिनों में। एक और जो बड़ी समस्या वहां पर देखने को मिलती है वो भूमि कटाव की मिलती है, क्योंकि यमुना से सटा हुआ इलाका है आपका। दूसरा सर, सड़कों की जो हालत है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। दूसरा, मंडी का भी ये कहते हैं कि मंडी में भी बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं। क्या वजह माने सर कि इतनी सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्या सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है आपको? क्योंकि आप विपक्षी दल के नेता हैं, आप कांग्रेस से विधायक हैं और सरकार यहाँ पर गठबंधन की है, बीजेपी और जेजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो क्या सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है या कोई और अड़चन आ रही है? आपने एक बहुत अच्छा मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन आपने किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे अच्छा क्वेश्चन रदौर के लिए हो नहीं सकता। मैंने पिछली विधानसभा चली थी उसमें भी कहा था कि रदौर जो हल्का है
वहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होता है और अवैध माइनिंग होती है जी। अवैध माइनिंग के ऊपर रोक नहीं लगेगी, ओवरलोडिंग के ऊपर रोक नहीं लगेगी, सड़क नहीं बच सकती। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बड़े बड़े ट्रक हैं, इनका ये जहां से देखते हैं वहीं से निकल पड़ते हैं, गांव के रास्ते से निकल जाते हैं। इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए सरकार की तरफ से। मैं आपकी बात फिर विधानसभा में उठाऊंगा कि जो मेन रोड है ये उसके ऊपर चले, गांव की लिंक रोड के ऊपर ना चले। लिंक रोड इनके चलने काबिल नहीं है, वो टूट जाती है। बाकी समस्याएं इंदौर के अंदर सिर्फ इस टाइम सड़कों की है जी। और ज्यादा लंबी चौड़ी समस्या वहाँ नहीं है, और वो भी मैंने अप्रूवल करा दी है और मार्च के महीने में सड़कें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ी जो समस्या आज के टाइम में है जी, जब भी बारिश आती है, जो रदौर शहर के बीच में से गुजरती है जो सड़क, जिसको हम एसके रोड बोलते हैं, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, उसका 4 लेन बनाने का मुद्दा मैंने उठाया था और वो माननीय मंत्री जो है हमारे, उन्होंने उसको स्वीकार किया जी। लेकिन उन्होंने साथ में ये कह दिया कि 2 साल तक बनाएंगे। अब 2 साल तक बनाएंगे, 2 साल तो ये तो कोई बहुत लंबा टाइम है। सड़क अब खराब पड़ी है, खड्डे अब हुए हैं। तो मैंने फिर अब मैं इनके जो EIC हैं सड़कों के, उनको जाकर के मिला था, लगभग 7-8 दिन पहले की बात है जी, कि जनाब जब तक ये सड़क बने, जैसे कि कह रहे हैं कि 2 साल तक बनाएंगे 4 लेन, इसको आप इसका बजट पास करो। जो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता बीच में जो खराब है, बिल्कुल टूटे पड़े है, उसको विशेष तौर पे उसको बनाया जाए, मजबूत किया जाए। और शहर में सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए जाए। नाले जब बन जाएंगे तो पानी उनमें से होकर के गुजर जाएगा, सड़क का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये समस्या भी हमारी हो सकता है कि मार्च-अप्रैल के महीने में समाप्त हो जाए। और ये मंडी में जो अवस्थाओं का माहौल है उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो, मंडी में जब सीजन आता है, चाहे वो गेहूं का सीजन हो और चाहे वो जीरी का सीजन हो, जब जीरी बिकने के लिए आती है जी, तो हम मंडियों में बड़े चक्कर लगाते हैं। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी, उनकी तरफ से आदेश आ जाता है कि अपने अपने मंडी में जाओ। हम मंडियों में जाते हैं, वहाँ उसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बिक्री चल रही है, किस प्रकार से बढ़ा हो रहा है अनाज का, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। वैसे मंडियों में अब की बार जो है जो पोजीशन है इसलिए भी खराब रही कि जो सरकार ने जो ये पोर्टल बनाया है मेरी फसल मेरा बीमा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये मुझे लगता है कि ये इतना कामयाब नहीं है। कामयाब क्यों नहीं है कि लोग जीरी की फसल को काट लेते हैं और जब लेकर मंडी में जाते हैं तो उनका कार्ड नहीं मिलता, गेट के पास नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत इसीलिए आती है और कोई बात नहीं है। पहले भी मंडी यही थी, अब भी यही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये कोई इसका कोई खास मुझे लगता नहीं कि लेकिन सरकार तो इसका बहुत गुणगान करती है ना। लेकिन सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छी योजना हमने चलाई है जो किसानों के हित में है। नहीं, किसानों का कोई हक में नहीं है। किसान तो सारी रात लाइनों लगी रहती हैं, लोग सड़कों के ऊपर वहीं बैठे हैं। ठीक है, बिशन लाल सैनी जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे सर। ये गुरुग्राम में जो हादसा हुआ है, एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है सर, और अब तक जो जानकारी हमारे पास 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है सर। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसकी लापरवाही आपको इसमें नजर आ रही है सर? देखिए, ऐसे है कि जो वहाँ पर जो हादसा हुआ है उसका दुख जो है पूरे प्रदेश को है, पूरे प्रदेश को है जी। इस प्रकार के हादसे नहीं होने चाहिए और इसमें सरासर जो है ना सरकार की लापरवाही है। सरकार जो डिंडोरा पीटती है ना कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ये कानून व्यवस्था ना तो उत्तर प्रदेश में दुरुस्त है, नहीं हरियाणा में है, कहीं दुरुस्त नहीं है जी। बिल्कुल जो है कानून नाम की चीज नहीं है। अब तो लोगों पर जुल्म होते रहते हैं, उनका थाने में कोई मुकदमा दर्ज करने वाला नहीं है, अगर दर्ज हो जाता है तो उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको सह मिलती है और उस वजह से जो है लगातार होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बिशन लाल सैनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी जी, जो कि रादौर से विधायक हैं, और उन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।